नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए, आज की कहानी है संस्कार। शुरू करते हैं। मौसम बहुत ही सुहावना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में कीर्ति और सचिन अपने टेरेस पर बैठकर चाय के साथ साथ पकौड़े खा रहे थे और रेन को भी एंजॉय कर रहे थे। दोनों बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। 3 हफ्तों के बाद उनकी छोटी बेटी आशिमा की शादी थी। उनकी बड़ी बेटी रिश्ता भी अपनी ससुराल से तैयारियों में मदद करने के लिए उनके घर आई हुई थी। रिशिता के हस्बैंड कनाडा में जॉब करते हैं, तो उसकी सास ने उसे जल्दी ही मायके भेज दिया ताकि वो तैयारियों में अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सके। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी तय हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। आशिमा ने अभी अपनी MBA कंप्लीट ही की थी कि कीर्ति की फ्रेंड मंजू खुद आकर अपने बेटे केशव के लिए आशिमा का हाथ मांग लिया। बचपन से ही देखा वाला परिवार था, तो ना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आनन फानन में सब कुछ तय हो गया। एंगेजमेंट और मैरिज में केवल 4 हफ्तों का ही समय मिला था। तो इन्हीं शादी की तैयारियों की भाग दौड़ में दोनों, सचिन और कीर्ति, एक इवनिंग में अपनी बैठ के चाय एंजॉय कर रहे थे कि अचानक बार बार डोरबेल बजती है। कीर्ति आशिमा को आवाज लगाती है, आशिमा जरा देखना कौन है दरवाजे पर, मेरे हाथ में चाय है। पर कोई जवाब ना मिलता देखकर सचिन कहते हैं, कीर्ति तुम बैठो, मैं देखता हूँ। कहते हुए सचिन दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। दरवाजा खोल के देखते हैं तो सामने मंजू जी खड़ी हैं। अरे मंजू जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए सचिन ने हाथ जोड़े और झुककर मंजू को अंदर आने को कहा ही था, तभी पीछे पीछे कीर्ति भी आ चुकी थी। अरे मंजू बहन, आप सब ठीक तो है? एक बार फोन कर देती तो हम आ जाते। बाकी कोई बात नहीं, आइए आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस गर्मा गर्म चाय पकौड़े तैयार हैं, अभी लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पर, आप यहाँ बैठिए। कीर्ति ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ हाँ सब तो ठीक है कीर्ति, लेकिन मैं यहाँ खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। अंदर आते हुए मंजू ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा, क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं। कोई बात हुई है क्या? सचिन जी ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखते हुए मंजू से पूछा। मंजू ने उनके प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए कहा, आशिमा कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या हुआ, क्या बात है, आप बताइए तो सही। कीर्ति ने फिर वही प्रश्न किया। तभी अचानक कीर्ति को याद आया कि आशिमा 1-2 दिन से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बस बात बात पर सुबकने लगती और मुझसे लिपट जाती। आज तो वो अपने कमरे से सुबह से बाहर ही नहीं निकली। आज उसने अपना फोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। पहले कीर्ति को लगा था कि शादी की भागदौड़ में थक गई होगी और शादी की घबराहट में उसे टेंशन हो रही होगी, लेकिन यह क्या, कहीं कुछ और बात तो नहीं हो गई है। इधर आशिमा परेशान है और उधर ये मंजू भी कुछ उखड़ी उखड़ी नाराज नाराज सी लग रही है। कीर्ति का तो दिल ही बैठने लगा था डर के मारे। आशिमा का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग हॉल में आ गई। नमस्ते आंटी जी, आशिमा ने अपने सिर पर चुन्नी करते हुए मंजू को विश किया। नमस्ते वमस्ते, वो तो सब ठीक है आशिमा, पर ये बताओ तुम 1-2 दिन से केशव से ढंग से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन बंद करके क्यों बैठी हो? मंजू ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित मंजू भी आशिमा को ही देख रहे थे। देखो आशिमा, केशव बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के बात को रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा कि तुम दोनों आपस में बातें कर सको और एक दूसरे को जान सको, इसलिए नहीं कि तुम मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। आशिमा क्या हुआ? और मंजू आंटी सही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं कपल्स में। अब मुझे और तेरी मम्मी को ही देख लो, शादी के इतने सालों के बाद भी रोज हम दोनों का झगड़ा होता है। हाँ ये बात अलग है कि झगड़ा तेरी मम्मी ही करती है मुझसे हमेशा, लेकिन
सॉरी तो मुझे ही बोलकर मामले को रफा दफा करना पड़ता है। सचिन ने आशिमा से जॉली अंदाज में स्माइल के साथ कहा, आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी ना यही एग्जाम्पल देना। बेटा आशिमा, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी और केशव की शादी होनी है, इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। मंजू दीदी सही कह रही हैं। कीर्ति ने भी आशिमा को समझाने की कोशिश की। आशिमा, हम तो अपनी दोनों फैमिलीज के भले के लिए ही कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को भी पता चल चुका है। अगर कुछ होता है तो क्या कहेंगे उनसे कि क्यों मना किया है? ये हमारी दोनों फैमिलीज की नाक का सवाल है। और अब मंजू ने कीर्ति की ओर देखा। कीर्ति, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन ये आशिमा तो कल से केशव से नाराज है, उसे बात तक नहीं कर रही है, अपना फोन बंद करके बैठी है। अभी से इतने तेवर। और केशव केशव तो कह रहा था, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ गंवार टाइप की लड़की मेरे लिए ढूंढी है। आज के मॉडर्न टाइप में भी वो पुराने जमाने की बातें करती है। अब तू तो जानती है, मेरा केशव विदेश में पढ़ा है और ऊपर से थोड़ा जिद्दी है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, सॉरी बोल के आशिमा को उसको मनाना ही पड़ेगा। इधर आशिमा चुपचाप सिर नीचा किए खड़ी थी। आशिमा कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर बैठी आशिमा की बड़ी बहन ऋषिता बोल पड़ी। आप सबको पता भी है कि बात क्या है? दोनों में ऐसी क्या बात हुई कि आशिमा नाराज हो गई? और हाँ मंजू आंटी, आपने केशव जी से पूछा कि क्या बात हुई है? केशव, उससे क्या पूछना है? मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी है और विदेश में पढ़ा लिखा है, बहुत ही लायक, होनहार और मॉडर्न भी है। गलती तो आशिमा की ही होगी। जो भी बात है दोनों के आपस की है। आशिमा सॉरी बोल दे और बात को खत्म कर दे। आशिमा आशिमा क्यों सॉरी बोलेगी जब उसकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे केशव को बोलना चाहिए। रिशिता की ये बात सुन के सब के सब हक्के बक्के और हैरान रह गए। क्यों रिशिता, ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। इधर आशिमा ने ऋषिता को आंख के इशारे से चुप रहने का इशारा किया, लेकिन ऋषिता ने कहा, आशिमा तू चुप रह, मुझे सारी बात इन्हें बताने दे। इन्हें भी तो पता चले कि बात क्या है और गलती किसकी है। पापा, फ्राइडे की रात को केशव जी ने कॉल करके आशिमा को सैटरडे नाइट को अपने साथ किसी पार्टी में चलने को कहा था। केशव जी के साथ उनके दोस्तों का भी प्रोग्राम था। केशव जी और उनके दोस्तों ने पार्टी के बाद होटल में रूम्स भी बुक करवा दिए थे। आशिमा ने कहा, ठीक है, मैं रिश्ता दीदी के साथ आ जाऊंगी। तो केशव जी ने कहा, नहीं नहीं, अकेले आना और घर में नाइट आउट का प्लान बना कर आना। तब आशिमा ने कहा कि मेरे पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे। तो केशव जी बोले, किसी फ्रेंड के बर्थडे का झूठ बोलकर आ जाओ। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि घर पर किसी को भी ना बताना कि तुम मेरे साथ पार्टी में और उसके बाद होटल रूम में जा रही हो। केशव जी का कहना था कि मैरिज से पहले कपल्स को आपस में फिजिकल कंपैटिबिलिटी को चेक कर लेना जरूरी है। अब ऋषिता की बात सुनकर कीर्ति और सचिन दोनों का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। और मंजू मंजू तो बगले झांकने लगी। पर ऋषिता फिर बोली, जब आशिमा ने क्लियरली मना कर दिया आने के लिए, तो सैटरडे को केशव जी ने दोबारा वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल पर ही आशिमा को अपने सारे कपड़े उतारने और अपनी न्यूड फोटोज भेजने की डिमांड की। और जब आशिमा ने ये भी करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गंवार का ठप्पा लगाकर मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? रिश्ता ने रौब झाड़ रही मंजू को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। मंजू को तो मानो काटो तो खून नहीं, लेकिन बात तो उसे संभालनी थी। वो अपना पलड़ा भारी रखना चाहती थी, तो किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि केशव जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है, तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी अभी कुछ ही दिनों में उनकी शादी तो होने वाली है और आजकल ये सब नॉर्मल हो गया है सोशल मीडिया के जमाने में।
मंजू ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन ना तो वह किसी से नजरें मिला रही थी और ये सब बोलते हुए उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। अभी तक शांत आशिमा, जो चुपचाप सिर झुकाकर किसी गुनहगार की तरह एक कोने में खड़ी थी, जाकर अपनी माँ के गले लग गई। आप सही कह रही थी मंजू जी, ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। लेकिन सारी बात पता चलने के बाद सोचने वाली बात यह है कि नाक कटी किसकी है, बेइज्जती किसकी होगी, किस परिवार की होगी, आपके परिवार की या हमारे परिवार की, आपके बेटे की या हमारी बेटी की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की को शादी से पहले होटल रूम में बुलाना या उसकी न्यूड फोटो मंगवाना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है, तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे ना हो पाएगा। सचिन जी ने अपनी हाथों से अपनी बेटी के आंसू साफ किए, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर घूमकर मंजू जी के आगे हाथ जोड़ दिए। मंजू, तूने अपने बेटे से कोई भी सवाल नहीं किया और यहाँ मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई, और अब भी सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए कैसे इस बात को नॉर्मल बता रही है। अगर यही डिमांड कोई तेरी बेटी से करता तो तब भी क्या वो तेरे लिए नॉर्मल होता? पर छोड़ ये बात, कोई बात नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊंगी कि तेरा बेटा आकर मेरी बच्ची आशिमा के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी घटिया सोच रखने वाले इंसान और उसके परिवार से बात करना तो दूर, मैं दोबारा उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी। और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, हमारी बेटी के संस्कारों पर उंगली उठाने से पहले अपने और अपने बेटे के संस्कारों पर भी एक नजर जरूर डाल लेना। मंजू अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहां से चली गई। सचिन और कीर्ति अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।